ठीक है, चलिए और सब बताइए, पढ़ाई वढ़ाई हुआ है आप लोग का? बस टाइम पास हुआ है? हाँ, कुछ नहीं बोल रहा है। इतना अहंकार किस बात का अहंकार है आपको? ना आपने मॉड बोर्ड में 99.6% लाया है, ना ही आपने अपने जिला में टॉप किया है। किस बात का घमंड है इतना? टीचर के पूछने पर जवाब नहीं देना? हाँ, बस ऐसे ही घमंड आ गया। इतना एटीट्यूड आया कहां से? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ गए तुम्हारी दोस्त? हाँ, कल घर चली गई? क्यों? तो उसको पता था ना क्लास है आज, तो लेक्चर अटेंड कर लेगी। आप लोग वेबसाइट पे लॉगिन किए हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड किए हैं? नाम डालना था, फोटो वोटो सब अपलोड किए हैं? ये सब कुछ काम करना होता, किए हैं? हाँ, फोटो वोटो कुछ नहीं मांगा? लॉगिन की? पूरा पूरा अच्छे से वेबसाइट को अभी रखो, उसको वहीं रखो। लॉगिन करना है, पूरा रजिस्टर्ड करना है, सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। यूजर नेम, पासवर्ड बनेगा, प्रोफाइल बनेगा, और जो अभी लेक्चर्स फ्री है ना, वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो फिर वही स्टूडेंट को मिलेगा जो स्टूडेंट वेबसाइट पर लॉगिन किए हुए हैं। समझ गए? समझ गए ना? ये आप लोग, यदि आप लोग लॉगिन नहीं किए होंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स। समझ गए? आप लोगों को पहले से हम थोड़ा इस चीज के लिए बता दे रहे हैं। लॉगिन कीजिए, यूजर नेम, पासवर्ड, फोटो वोटो सब रहेगा उस पर। किस कोर्स के लिए है वो सारा डिटेल उसमें रहेगा, और उसी में आपको वीडियो लेक्चर्स भेजा जाएगा। समझ गए? आइए, पोजीशन वेक्टर जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं उसको। पोजीशन वेक्टर जनरली आर से डिनोट करते हैं, और इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर आपका सबसे पहला वेक्टर है, मैकेनिक्स का सबसे पहला वेक्टर। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो सबसे इनिशियल लेवल का है। ये इनिशियली आपको वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, जिससे आपका पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन से फोर्स, फोर्स से टॉर्क। तो सबसे पहला सीढ़ी कौन सा है? सबसे पहला फ्लोर पोजीशन वेक्टर, सेकंड फ्लोर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड फ्लोर वेलोसिटी वेक्टर, फोर्थ फ्लोर एक्सेलेरेशन वेक्टर, फिफ्थ फ्लोर फोर्स वेक्टर, सिक्स्थ फ्लोर टॉर्क वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा आपका जो 8 चैप्टर्स हैं, अपकमिंग 8 चैप्टर्स हैं, इसमें ये पूरे के पूरे फ्लोर्स को हम लोग देखेंगे और सबको एक दूसरे से जोड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा। तो मैकेनिक्स स्ट्रांग होने का सबसे बेस वेक्टर यही है। यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वेलोसिटी नहीं आएगा, वेलोसिटी नहीं आया तो एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, एक्सेलेरेशन नहीं आया तो फोर्स नहीं आएगा, और फोर्स नहीं आया तो टॉर्क नहीं आएगा। और टॉर्क पता चलेगा कि घूम रहा है दिमाग में, लेकिन टॉर्क किधर लगता है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वहां भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से, इसको स्टार मार्क दिए हैं। इसका मतलब है कि ये आपके पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है, जिसको ध्यान से समझना है। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? तो कहते हैं कि दिस वेक्टर, अभी लिखिएगा मत, दिस वेक्टर define the location of an object or system with respect to a reference point, with respect to a reference point or origin। किसी रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल
या ऑब्जेक्ट या कह लीजिए सिस्टम का लोकेशन डिफाइन करता है वो, ठीक है। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर इज अ पर्टिकुलर वेक्टर विच बेसिकली लोकेट द लोकेशन और डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, बॉडी और सिस्टम इन द स्पेस, ठीक है, और एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, जैसे आप समझिए यहां पर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये उसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन। और तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम, 0,0 लेते हैं, शुरुआत से देखते आए। मान लीजिए कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन का नाम हमने पी दिया और इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। तो इसका लोकेशन हमको पता चल रहा है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, एग्जैक्टली हम ओरिजिन से उसको मैच कराएंगे। तो ओरिजिन से हम इसको ऐसे मैच कराए तो एरो दिए, चूंकि वेक्टर है तो उसका एरो हेड होगा और उसका टेल पॉइंट होगा। तो टेल पॉइंट हमेशा कहां पर होगा, जहां पर उसका ओरिजिन है, और एरो हेड वहां होगा जहां ऑब्जेक्ट है। ओरिजिन ये हो गया और उसका ऑब्जेक्ट का लोकेशन यहां हो गया। तो एरो हेड का जो एरो का हेड होगा वो उसके पोजीशन पे होगा और उसका ओरिजिन पर वहां उसका टेल पॉइंट होगा, ठीक है। अब हमको ये समझना है, इसको हम यदि ओ पॉइंट मान लें, ठीक है, तो हम इसका लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में। आप ये कह सकते हैं क्या कि यदि इसका हम एक छोटा सा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, इस पॉइंट को हम यदि m कहें तो हम pm वैल्यू निकाल सकते हैं। pm कितना होगा, बोलिए। अरे इट इज ऑब्वियस, pm विल बी y एंड om विल बी x। होगा कि नहीं होगा, क्यों आज कंसंट्रेशन नहीं है क्या? ये OM एक वेक्टर हो गया, तो OM वेक्टर को हम क्या एक्स आई कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि OM एक्स हुआ और उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया आई कैप। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग चले हम यहां पर, तो इस डायरेक्शन में यहां पर, तो इस पॉइंट को हम M कह रहे हैं। और अब हमको ये बताइए कि PM कितना है, Y। तो हम इसको Y J कैप ले सकते हैं क्या? और ये किस डायरेक्शन में वेक्टर? तो देखिए कौन सा वेक्टर, ट्रायंगल लॉ याद कीजिए, वेक्टर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर बराबर थर्ड वेक्टर। इसका नाम हम यदि आर वेक्टर रखते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर वेक्टर लिखते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ओपी, लिख सकते हैं ना। ये वेक्टर कहां देख रहे हो, ठीक है, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ओपी, ओपी लिख सकते हैं। और हम यदि लिखना चाहें ऐसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हुआ और ये पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट, दोनों अलग अलग कंपोनेंट हो गया। अभी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी थोड़े आगे जाकर के, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ लेना है इसको। यानी कि एक्स एक्सिस में जो उसका कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा एक्स आई कैप होगा, और वाई में आएगा तो हमको वाई लेंगे। तो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, उसका ये मान लीजिए ये पोजीशन क्यू है और ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,-3, सॉरी 2,-3। तो इसका मतलब है कि x कितना होगा 2 और y कितना होगा -3। तो इसका यदि हम r लिखना चाहें तो r क्या लिख सकते हैं यहां पर, यदि हमारे पास कोई पॉइंट है, q पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है 2,-3, तो हम यदि उसको r वेक्टर लिखना चाहेंगे, मान लीजिए r1 नाम देते हैं, तो r1 हो जाएगा 2i कैप और प्लस कितना -3i j कैप होगा। तो -3j कैप यानी कि r1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये उसका r1 वेक्टर हो गया। r1 वेक्टर मतलब इस जगह से उसका ये दूरी, दैट इज r1 वेक्टर। और यदि r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना हो, मतलब OQ का वैल्यू पता करना हो, जैसे हम OP का पता कर सकते हैं, तो ये OP वैल्यू हुआ। अब OP का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, OP इज इक्वल टू r वेक्टर का मॉड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, ओ क्यू बराबर क्या होगा, आर्म वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 13 यूनिट। यूनिट मतलब मीटर, क्योंकि पोजीशन जो भी मेजर होगा वो डिस्टेंस है या मतलब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किस में होगा, मीटर में। तो आप यूनिट की जगह पर यहां मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अब किसी भी पॉइंट का लोकेशन हमको डिफाइन करना होगा तो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है -2, -3, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, और एक्स यानी कि यहां लिखेंगे 2 माइनस आई कैप और 3 माइनस जे कैप, लिख सकते हैं हम लोग उस तरह से। इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग हेडिंग देकर स्टार्ट कीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हालांकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हम इसको ऐसे दिखा दिया है लेकिन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि इसका देख रहे हैं वाई नेगेटिव आ रहा है। हो गया। अब एक छोटा सा टर्म है, जल्दी फास्ट लिखे तो, एक छोटा सा टर्म है, उस टर्म को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो हमको पोजीशन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लेना है। हो गया। देखिए, अब हमको जैसे ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसके अलोंग यदि हमको यूनिट वेक्टर लेना होगा तो इसको आर कैप बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिखना चाह रहे हैं यहां पर कि यूनिट वेक्टर वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? पोजीशन वेक्टर के अलोंग। तो उसमें हम लोग देखेंगे, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर हमको लिखना है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम क्या? ठीक है, किसी वेक्टर के लिए। तो अब हमको आर कैप लेना है, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक, मान लीजिए लेट थोड़ी देर के लिए हम क्या मान रहे हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना? हम लोग लिए हुए थे पहले इसमें ये वाला, तो ये वेक्टर है। अब इसका यदि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर मॉड निकालेंगे, तो रूट अंडर कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवीजन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब है इस टर्म को हम एक साथ लें तो आर कैप इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप और प्लस वाई डिवीजन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये हमारा आर कैप का डिफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पर x की जगह पर वैल्यू होगा, y की जगह वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आर कैप का x कंपोनेंट निकाल सकते हैं और इसका y कंपोनेंट। समझना यह है कि यदि ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट किसका है? r जो यूनिट वेक्टर है उसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये वाला पार्ट जो यूनिट वेक्टर है उसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। और दोनों का मैग्नीट्यूड को जब हम ऐड करेंगे, मतलब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कितना आना चाहिए? 1, और 1 आएगा भी। कैसे आएगा? इस वाले टर्म को आप स्क्वायर कीजिए और इस टर्म को स्क्वायर कीजिए, उस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका रूट कर दीजिए, तो फिर से 1 आएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना भी चाहिए। समझ गए? तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन सही है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ये क्या बेसिकली बताया? ये हो गया यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको आर कैप को क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर taken in the direction of position vector। कौन सा? r। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चंस करते हैं फिर। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तुम्हारा कार्ड अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा। हो गया?
आइए क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स है। इस पॉइंट को मान लीजिए ए पॉइंट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट अब मान लीजिए 2,2 है। एक यहाँ पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 2 -2,2 है। एंड सी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट -3, है। और ये डी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट आप ऐसे मान लीजिए डी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 3, -2 है। आपको पता करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर फॉर ऑल 4 पॉइंट्स इनके लिए एंड यूनिट वेक्टर उनके यूनिट वेक्टर्स निकालना है। जैसे आपको आर ए निकालना है, क्या होगा, साथ ही साथ इसके साथ आर ए कैप निकालना है। उसी तरह क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड आर बी क्या होगा, कॉमा आर बी कैप क्या होगा, थर्ड आर सी क्या होगा, और उसके हिसाब से आर सी कैप क्या होगा, आर सी कैप 4 नंबर, आर डी वैक्टर क्या होगा, और आर डी वैक्टर का कैप क्या होगा, ये निकालना है। निकालिए, सॉल्व कीजिए। तो
रिकॉर्डेड लेक्चर से कुछ फायदा हो रहा है आप लोग को? देख रहे हैं आप लोग? जहां डाउट लगे या जहां पर लगे कि हाँ कुछ छूट गया है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद फिर एडिटेड वीडियो अलग चलेगा। 2 चैनल बनाए हैं हम लोग ने, एक फुल लेंथ वीडियो रहेगा, एक एडिटेड रहेगा। हाँ, सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं टोटल, देखा है? फिजिक्स में अभी 12 हैं, ये 13 नंबर लेक्चर है, 5-6 लेक्चर और लगेंगे, कंप्लीट होगा। मैच करा लीजिए, गलत लगे तो बोलिए। मैंने कट नहीं किया है, कट होगा। ठीक है, आप हमको एक चीज बता सकते हैं, यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या होता है? यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या होगा? अच्छा चलिए देखते हैं। यहां पर जैसे आर एक पोजीशन वेक्टर है, तो यहां पर 2 क्या होगा? 2 मीटर होगा, होगा ना? किसी पार्टिकल का पोजीशन हम पता करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो स्विच है, उसका पोजीशन यहां से हम पता करना है, तो यहां से जो लेंथ होगा वो शॉर्टेड लेंथ पोजीशन बताएगा उसका, ठीक है ना? तो पोजीशन हमको पता करना, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, ठीक है? तो मीटर को हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अब जब हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां पर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे इसका यूनिट होगा मीटर, और इधर से हम मीटर कॉमन ले लिए, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा ना। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर का अपना यूनिट नहीं होगा, वो बेसिकली उसका यूनिट होगा जिसके साथ वो, जिसका डायरेक्शन उसने लिया है। समझ गए? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लिए थे ना कि आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू आर कैप, तो इसका यूनिट तो नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट, जो इसका यूनिट होगा वो होगा। समझ पाए इस बात को? अब ये मान लीजिए, सपोज करें कि वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम v ऐसे लिख दिए, मॉड ऑफ v वेक्टर, और यहां v कैप कर दिए, तो v कैप कर दिए, तो जैसे इसका यूनिट नहीं है उस तरह से इसका भी यूनिट नहीं है। अब इस वेक्टर का यूनिट कौन सा होगा? जो इसका होगा, और इसका मीटर पर सेकेंड होगा। उसी तरह इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो जो इसका वेक्टर का यूनिट बनेगा, इसका यूनिट कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैंसिल हो गया अभी। समझ पाए इस बात को? तो यूनिट वेक्टर बेसिकली मिलता कैसे है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो उस वेक्टर में तो ऑलरेडी यूनिट है, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो कैंसिल हो गया। समझ पाए इस बात को? क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे तो कंफ्यूजन होगा आपको, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, सब लोग मैच करा लिए? मैच कर गया सबका? कोई कंफ्यूजन भी है? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि किससे बना है? पोजीशन वेक्टर से। क्यों बना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर से? कोई बता सकते हैं? पहले डिस्कस किए हैं इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसका मतलब कि हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तभी मिलेगा जब फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर में चेंज लाएंगे तो। समझ पाए इस बात को? जैसे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये मेरा एक पोजीशन है, तो यहां से ये दूरी मान लीजिए 1 मीटर है, तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ। पोजीशन वेक्टर तो इसका भी निकालेंगे, लेकिन इनिशियल पोजीशन कब? जब टाइम क्या है? 0 है, और यहां से फिर हम चलना स्टार्ट किए, और कुछ सेकंड के बाद हम स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए यहां आ गए, तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हुआ। क्या इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है?
नहीं है। तो फाइनल पोजीशन मतलब उसका लेंथ ज्यादा है, इनिशियल पोजीशन का लेंथ कम है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो उसको हम लोग वेक्टर की तरह देखेंगे। वेक्टर की तरह कैसे निकलेगा? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उस कैसे हम लोग उसको ग्राफ में देखेंगे वो देखते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पर अभी जो भी डिस्कशन हो रहा है एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा फंडामेंटल इसलिए कहते हैं, ये पूरा पूरा आपका काइनेमेटिक्स मतलब जब हम लोग फोर्स की बात नहीं करेंगे, काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में, रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद ग्रेविटेशन में, इस सब में भरा पड़ा है ये। तो ये यदि क्लियर होगा तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जनरली हम लोग डेल्टा आर वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। और जब ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो डेल्टा एक्स से भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल डेल्टा आर वेक्टर से दिखाते हैं। तो है क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ध्यान समझिएगा। यदि पोजीशन वेक्टर क्लियर हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को बताने के लिए हमको ऑरिजिन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट हो गया जिसको हम ओ बोल रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करें एक चींटी का एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा चींटी। तो मान लीजिए वो चींटी इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन को हम पी बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, इस पोजीशन को पी बोल रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। और ये चींटी यहां से चलना स्टार्ट करती है पी पोजीशन से, कब? जब t बराबर 0 है। तो चींटी कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट पाथ फॉलो करे, अपना कर्व पाथ फॉलो करता हुआ वो ऐसे घूमते हुए यहां पर है, सपोज इस पोजीशन पे। तो ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन का नाम हम यदि क्यू रख दें, या फिर इस पोजीशन को हम ए कह दें, इस पोजीशन को ए कहें और ये पोजीशन को हम बी कह दें, और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 रख दें, ठीक है। तो चींटी कुछ देर के बाद, मान लीजिए t बराबर t टाइम के बाद, t टाइम 10 सेकेंड हो सकता है, मान लीजिए, लेट 10 सेकेंड मान लेते हैं। 10 सेकेंड के बाद चींटी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ जाती है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करें। तो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां से इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे और ये आर ए वेक्टर होगा और ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो हम लिखेंगे आर ए इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग आर ए बोल रहे हैं। आगे जाकर ये आर आई हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग आर ए को हम आर आई भी बोल सकते हैं। आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद ये वेक्टर को यदि हम मैच कराएंगे ऐसे, तो ये होगा आर बी, जिसको हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि चींटी फाइनली वहां गई, ठीक है। यदि चींटी बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आती तो बी पॉइंट उसका इनिशियल पोजीशन होता और ए पॉइंट उसका फाइनल पोजीशन। मतलब पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट किया दैट इज इनिशियल पोजीशन, और जहां आकर रुका या नहीं भी रुका, हम उस टाइम पे चेक कर रहे हैं उसको, तो उसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। क्लियर है? तो ये उसका पाथ करते हुए फॉलो, वो अपना बी पॉइंट पे गई, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसको हम यहां पर यदि आर बी लिखें तो इसको हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इसी को हम लोग आर एफ से भी दिखा सकते हैं फाइनल को, ठीक है। अब हमको यह समझना है कि पोजीशन वेक्टर तो हमको मिल गया, उसका हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। आर ए का क्या लिखेंगे? आर ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और आर बी लिखें तो क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब आप ध्यान से समझिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। कौन वेक्टर? एक आर ए वेक्टर और एक हमारे पास आर बी वेक्टर। दो वेक्टर का टेल पॉइंट एक जगह मैच किया हुआ है, ठीक है। अब हमको एक वेक्टर लेना है ये,
ये वेक्टर क्या कहला रहा है, ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है और ये AB वेक्टर होगा, होगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान से कोशिश कीजिए समझने का कि याद कीजिए ट्रायंगल लॉ, जो हम पैरेललोग्राम लॉ भी समझ लीजिए या ट्रायंगल लॉ फॉलो कीजिए, दोनों में कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करते हैं, तो याद कीजिए दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, दोनों का टेल पॉइंट एक जगह मैच करता है, अब वो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट है यदि कॉमन टेल पॉइंट से पास करता है तब तो एडिशन बताएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट का हेड जिसके साथ मैच कर जाएगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, इसका मतलब ज्यादा वो कैलिबर वाला होगा, इसका मतलब हमको यहां पर RB माइनस RA करना पड़ेगा इसको आने के लिए। याद आ रहा है कुछ? या फिर आप ट्रायंगल लॉ के भी हिसाब से देखें तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा, RA प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर होगा ना। तो उसे भी करें या आप पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करें, सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हम यदि ट्रायंगल लॉ से चले तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, यदि ट्रायंगल लॉ से हम लोग चले तो क्या लिखेंगे, RA वेक्टर प्लस, अब इस वेक्टर का नाम AB रख दीजिए, AB वेक्टर, क्योंकि A से B की तरफ गया है तो AB वेक्टर नाम दे देते हैं, प्लस RAB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको उधर ले जाएंगे, तो ये लिखेंगे RAB वेक्टर इज इक्वल टू RB माइनस RA वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसी को हम लोग बोल रहे हैं RAB वेक्टर को ध्यान से देखिएगा, डेल्टा R वेक्टर बराबर RB माइनस RA, दिस इंप्लाइज डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वो कैसे बनेगा, डेल्टा R वेक्टर बराबर R फाइनल माइनस R इनिशियल वेक्टर से मिलेगा, क्योंकि RB क्या है, फाइनल, और RI क्या है, A क्या है, इनिशियल। तो हमको ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर मिला, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन के चेंज होने से मिला ये वेक्टर, ठीक है। और यही चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिना पोजीशन के चेंज हुए नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहां खड़े हैं और ये मेरा RA है, RA मतलब R1 या R इनिशियल, ठीक है। टाइम बीता 10 सेकंड हो गया लेकिन मेरा पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो R फाइनल भी वही होगा जो इनिशियल होगा, तो R फाइनल माइनस इनिशियल करने पर क्या मिलेगा, 0। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, इसका मतलब पार्टिकल जब अपना पोजीशन चेंज करेगा तो ही हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना है कि उसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम नहीं होना चाहिए। यदि हम यहां से गए और यहां से फिर रिटर्न बैक होकर फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गए, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हुआ, सेम, तो चेंज क्या मिलेगा उसका, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। यह ध्यान में रखना है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर हमको कुछ मिलना चाहिए, तो हमको वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। तो यही RB वेक्टर जो है R इसी को हम लोग डेल्टा R वेक्टर कह रहे हैं। और ये कैसे मिलेगा, RB माइनस RA वेक्टर करने से, मतलब RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर करेंगे तो हमको ये वेक्टर मिलेगा। और यदि एक सेकंड के लिए मान लीजिए थोड़ा सा कि यदि हमको ये पता करना हो कि देखिए RAB वेक्टर इज इक्वल टू RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर हुआ ये, ठीक है। और इसी को हम लोग डेल्टा R वेक्टर मान रहे हैं, तो ये हो गया R फाइनल माइनस R इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ये हमको मिला। अब यदि हम मान लीजिए कि इसको माइनस डेल्टा R वेक्टर लिखे, तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा R इनिशियल, ऐसा करेंगे तो ये माइनस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ होगा और ये माइनस इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इसके साथ प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं R इनिशियल माइनस R फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। तो R इनिशियल R फाइनल, और ये वेक्टर हमको कब मिलेगा, ये वेक्टर इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा क्या, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डेल्टा R वेक्टर माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसका मतलब ये बराबर होगा माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, उसका ये वैल्यू होगा। समझ पाए इस बात को? ये होगा ए से बी वेक्टर आर बी माइनस आर ए, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यहां लिख दिए हैं। माइनस लगा देंगे तो उसका जस्ट नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। समझ पाए? ये आगे जाकर आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। बस यहां पर आपको ये समझना है कि ये ब्लू कलर का जो वेक्टर था उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। एंगल दोनों के बीच में, ये वेक्टर और इस वेक्टर के एंगल बीच में कितना होना चाहिए? 180। नेगेटिव वेक्टर है ना, यू इक्वल वेक्टर होगा तो 0 होगा एंगल, नेगेटिव वेक्टर में तो 180 होगा, और 180 से जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसीलिए डेल्टा आर वेक्टर ए से बी को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस डेल्टा आर वेक्टर बी से ए को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, दोनों के बीच का एंगल हमेशा 180 मिलेगा। इसलिए डेल्टा आर वेक्टर आर फाइनल माइनस इनिशियल से बना है, और माइनस डेल्टा आर वेक्टर आर इनिशियल माइनस आर फाइनल से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो अभी हम आपको बता दिए, आगे बहुत हेल्प करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये काम का चीज है बहुत, ठीक है? ये और ये, इसको राइट डाउन कर लीजिए। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या वो कर रहा है? क्यों? थोड़ा फास्ट ड्रॉ कीजिएगा। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस एक ही चीज नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है। जनरली इसे हम लोग 14 लेक्चर्स में वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा हम आराम से लेके चले हैं ताकि आपके सिर पर दर्द ना हो। इसके बाद टेस्ट का शेड्यूल देख लिए आप लोग। आप लोग ये भी देखें कि 29 मई को किसका टेस्ट है फिजिक्स में? 29 जून को किस चीज का टेस्ट है फिजिक्स में? आ? लो, प्रांजलि, आ? आहा, सारा चीज पहले से डिजाइन है, सारा चीज अपने टाइम पे खत्म होगा। 15 तारीख को वेक्टर का टेस्ट है आपका, ठीक है? फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम। 29 को मैथमेटिकल फिजिक्स का टेस्ट है। इसका मतलब 29 तक से पहले मैथमेटिकल फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा आपका। फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स मतलब द मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। जनरली टीचर्स लोग फिजिक्स के टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इसके बाद जस्ट 2 महीना के बाद फिर आपका फ्राइडे को 6 घंटे के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, नीट के क्वेश्चन के लिए, और सैटरडे को फिर जेई वालों को बुलाया जाएगा। 1-2 महीना के बाद कुछ पोर्शन खत्म हो जाएंगे तब। और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस का स्टडी पैकेज आपको पहले ही दे दिया जाएगा। होमवर्क कंप्लीट किए हैं सब लोग? आज डाउट सेशन नहीं रखेंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद डाउट सेशन रखेंगे एक दिन।
हो गया। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिखने काम एकदम तेजी से। हो गया। अब देखिए हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये है डेल्टा आर, जो किससे बना है, फाइनल माइनस इनिशियल से बना है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम कुछ की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल्टा आर एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करना है, और साथ ही साथ हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। ठीक है। तो यहां तक हो गया, सब लोग लिख लिया है ना। अब देखिए आगे, तो हम डेल्टा आर वेक्टर जो है, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। माइनस करेंगे आई कैप वाला टर्म आई कैप के साथ, और जे कैप वाला टर्म जे कैप के साथ में ऐड होगा। तो यहां डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ x2 माइनस x1 जो मिलेगा वो हमको मिलेगा चेंज इन पोजीशन इन x एक्सिस, और y2 माइनस y1 जो मिलेगा चेंज इन पोजीशन इन y एक्सिस। ठीक है। तो इसको हम लोग, ये टर्म हमारा, इसको हम लोग डेल्टा x कह सकते हैं, और ये टर्म को हम डेल्टा y कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। ठीक। तो यहां देखिए डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप, ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर निकला फाइनल। ठीक है। जैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना पड़ा करके हम निकालते हैं। तो ये डेल्टा आर वेक्टर का x कंपोनेंट हो गया और डेल्टा आर वेक्टर का y कंपोनेंट। अब जब आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं यहां पर, समझिएगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीजों को ना इसी समय ऐड करते जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं करते थे तो दिक्कत होती थी बच्चों को। ठीक है। अभी ध्यान समझिएगा। तो अब यहां पर समझिए डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अब यदि पार्टिकल जो है सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में नहीं मूव करेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, इनिशियल पोजीशन मान लीजिए यहां होगा, फाइनल पोजीशन यहां होगा, तो वाई में कोई चेंजेस ही नहीं होगा, क्योंकि वाई होगा ही नहीं। तो यदि पार्टिकल का पोजीशन सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज कर रहा है या सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स में, आप यदि एनसीईआरटी बुक निकाल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में जो आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सिर्फ किसी एक एक्सिस में होगा, आइदर इट वुड बी इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस। इट मींस द पार्टिकल विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, आइदर इट कुड बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम दोनों को एक साथ नहीं लेंगे। दोनों को एक साथ कब लेंगे, जब मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। फिर आपका 3rd नंबर चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ इन इसको या इसको कंसीडर करेंगे। समझ पाए? तो इसलिए ये बता रहा है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, और ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा वाई, एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ
डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, तो हम डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, यानी कि हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का आगे जाकर के ये डेल्टा आर कैप होगा ये, ध्यान से देखिए, डेल्टा आर वेक्टर है ए बी, तो उसके डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया तो डेल्टा आर कैप दिखाएंगे उसको। अब डेल्टा आर कैप कैसे निकलेगा, डेल्टा आर कैप बराबर डेल्टा आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। हमको मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर पता है, हमको डेल्टा वेक्टर पता है, तो उसको पुट करेंगे तो यहां पर डेल्टा आर वेक्टर का कैप इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर, यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, डिवीजन में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको डेल्टा आर वेक्टर कैप मिला, मतलब ये डायरेक्शन मिला किसका, this is the direction of unit vector taken in displacement in the direction of displacement vector, or this is direction of displacement vector, or this is the direction of डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। समझ पाए इस बात को, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, या उसी को हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन में लिया यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, सेम चीज है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन यही है। समझ पाए। और यदि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो आप ऑब्वियसली यहां पर x2 माइनस x1 सिर्फ आएगा, y2 माइनस 0 रहेगा, ये रिलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, तुरंत आंसर निकलेगा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पर।
अंशु सर के क्लास में तो बहुत मजा आता होगा। इसका नाम गीतांजलि रख दिए हैं। हैं? गुस्सा नहीं ना हो? गीतांजलि एक बहुत फेमस रविन्द्रनाथ टैगोर का एक किताब भी है। ओके, हटा दें। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A particle moves from a comma a 2 comma sorry -2 comma 1 to point B 2 comma 2 with the speed of 50 meter per second. Find the velocity vector of the particle. क्वेश्चन लिखिए, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो। ये इसको अभी थोड़ा सा रहने दीजिए, एक सेकेंड। इसमें थोड़ा हम वेलोसिटी पे डायरेक्ट आ गए। मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी विद द सेम स्पीड, या फिर कह लीजिए इसको हटा दीजिए। सॉरी फॉर इसके लिए, आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा काट लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है, स्टेप थोड़ा सा हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गए। हम चाहते हैं थोड़ा स्लो लेके चले आपको, ठीक है। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए, जिसको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, से बी, पॉइंट बी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट उसका। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये निकालिए पहले, तब वेलोसिटी पे आएंगे हम लोग। इसको लिख लीजिएगा, गलत मत काटिएगा मत, अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए, आगे ये क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा ये क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए, यानी -2, 1 से लेकर पॉइंट बी, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। लिख ली क्वेश्चन? चलिए देखिए 2 मिनट के लिए, फिर आगे क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाइएगा उसको। देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हमको चलना है, 2 पोजीशन मिला हुआ है, एक्स और ये वाई।
ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, कहां से चलना स्टार्ट किया, ए पोजीशन से, -2, 1। तो यदि हम बात करें तो -2 यहां मान लीजिए और 1 यहां, तो पोजीशन ये होगा, इस पोजीशन को ए कह रहे हैं, -2, 1 है। और यहां से कहां चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट, 2, 2 यहां कहीं होगा, बी पॉइंट 2, 2। तो इसका मतलब है कि यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये क्या बताएगा, आर आई बताएगा। और आर आई वेक्टर क्या होगा, -2 आई कैप होगा और प्लस जे कैप होगा। ये आर आई यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल का। पहले समझ लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे उसका। तो आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i -2i कैप और जे कैप। आर फाइनल, आर फाइनल मतलब आरबी, यानी पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा फाइनली, जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके आगे भी गया होगा, अभी हम उसको चिंता नहीं करना, हमको ए से बी तक देखना है। तो आर फाइनल मतलब 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर ये होगा डेल्टा आर वेक्टर, और ये होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस इनिशियल कर देंगे तो -2i कैप प्लस जे कैप। तो अब यहां पर ये तो प्लस हो गया, तो प्लस और ये 2 यानी कि 4i कैप प्लस, अब ये माइनस में आएगा यहां, तो 2 - 1 जे कैप। सही है, ठीक है। तो ये डेल्टा आर वेक्टर, अब फाइनली डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4i कैप और प्लस जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, लेकिन हमको साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करना है। तो डेल्टा आर मॉड, तो रूट अंडर कितना हो गया, ये 16 + 1 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 17। और ये क्या होगा, इस पोजीशन वेक्टर है तो मीटर होगा यूनिट उसका। और उसके बाद डेल्टा आर कैप बराबर डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ डेल्टा आर, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड लेंगे। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या है हमारे पास, ये तो 4/√17 आई कैप और प्लस 1/√17 जे कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया जो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो ये बेसिकली डायरेक्शन हो गया पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और ये मैग्नीट्यूड हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, दोनों चीज निकल गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक दो होमवर्क में देते हैं आपको। आप एक सेकंड रुक जाइए सब लोग। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पोजीशन वेक्टर के चेंज से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगा इस जो एरो हेड लिया है इसका मैग्नीट्यूड का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, यही रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा आर कैप यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना जो आया वो हमको पोजीशन वेक्टर के हेल्प से आया, इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन आर फाइनल। ठीक है, तो हमको पहले पता करना था कि पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइंड हो रहा है, उसके बाद उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आया, आगे जाकर इसी का हमको काम आगे वेलोसिटी में पड़ेगा। समझ गए, उतार लीजिए।
ये दोनों होमवर्क में आपका, कल इस पर डिस्कशन करेंगे। ग्राफ के साथ बनाना है आपको। हो गया, लिख लिए? चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, आगे क्वेश्चन इस पे करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन।